हेलो बच्चा बारी व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम टू द मिस्ट्री क्लासरूम। मेरा नाम है राहुल शर्मा, यू कैन ऑल्सो कॉल मी राहुल भैया। जैसा कि आप लोग पता है, इससे पहले के लेक्चर में हमने जो सबसे पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस, उसको हमने अच्छे से डिस्कस करा था। हमने जाना था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के थ्रू हम ये समझते हैं कि जो सोशल साइंस है यानी कि जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है, हम उन सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ते हैं, मेनली वो सब्जेक्ट हमें क्या बताना चाहता है। थ्रू दिस सब्जेक्ट हम समझते हैं कि सोसाइटी में ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट और नेचर से उसका कनेक्शन कैसा देखने को मिलता है। बात करी जाए आज के लेक्चर की, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने जा रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यार आप सबने कभी सोचा है कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, क्या वो एक एकदम एक सिंगल रॉक है, मतलब एक बड़ा सा पत्थर है, मतलब बहुत बड़ा गोल सा पत्थर? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप आज के चैप्टर में समझोगे, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ है वो काफी सारे लेयर्स में डिवाइडेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक अनियन को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक अनियन मेरे हाथ में है। मैं इस अनियन को अगर बीच से काटूं, मैं अगर इसको बीच से अगर मैं काटूंगा, तो मुझे देखने को मिलेगा इस अनियन में काफी सारी अलग अलग लेयर्स है। आप इसको देख पाओगे यहां से, देख रहे हो? तो इसमें अगर काफी सारी अलग अलग लेयर्स है और अगर मैं इस अनियन को अलग से खोलूंगा, तो ये अलग अलग लेयर्स में खुल जाएगा। ओके, जैसे इस लेयर के अंदर डालूं तो ये ऐसे पैक भी हो जाएगा वापस इसके अंदर। तो इससे मुझे ये समझ में आता है सर कि हाँ, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसमें हमें काफी सारी डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलती है। ओके, तो स्टार्ट करें जाए आज के लेक्चर को। रेडी हैं सभी लोग? ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के थ्रू हम क्या क्या चीजें समझेंगे एक बार देखते हैं। आज हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि हमें क्या अर्थ का सरफेस का शेप कैसा देखने को मिलेगा। क्या हमें एक प्लेन सा शेप देखने को मिलता है अर्थ का? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, आपने सब पहले पढ़ा है। व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या? एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी कि हमारी जो अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर। यानी कि हमारी अर्थ कंटिन्यूअस मोशन में रहती है, वो एक जगह स्टेबल आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज के समय जैसे हम हिमालयस को देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। क्यों हमें जब मनाली में हमने दोस्तों के साथ घूमने जाना होता है, क्यों वहां पे इतना ठंडा वेदर होता है, वहां पे हमें क्यों इतना अच्छा ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलती है? क्या वो हमेशा से एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती थी? नहीं। ओके, उसके साथ साथ हम जानेंगे हाउ लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लैंडफॉर्म्स में क्या बात करेंगे हम? माउंटेन्स के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा मैं? माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, कि कैसे प्लेन्स बने, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हाउ ह्यूमंस एंड देयर लिविंग बींग्स कनेक्टेड टू दिस लैंडफॉर्म्स। हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स इन लैंडफॉर्म से कनेक्टेड हैं। हम देखते होंगे, आप सब ने कभी ना कभी, मोस्टली मुझे लगता है आज के टाइम पे हर एक इंसान को नॉलेज, हम देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन क्यों इतनी ज्यादा है। हम देखते होंगे कि जो गंगा का प्लेन एरिया है, जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो हम रीजन देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है। वहीं जब हम माउंटेन एरिया में जाते हैं, थोड़े से पहाड़ी एरिया पे जब हम जाते हैं, वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम क्यों है। ओके, साथ ही हाउ डू डिजास्टर एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडफॉर्म इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। स्टार्ट करें सेशन को। बढ़िया है, रेडी है सब एकदम? देखो थोड़ा सा बड़ा सेशन हो सकता है आज की क्लास में, बिकॉज देखो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे ना इंटरेस्ट के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा। यानी सोशल साइंस के आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी है। बिकॉज ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब अपने आसपास की चीजों को देखते हो, वो सारी चीजें से आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप ज्योग्राफी को समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें, तो हमें देखने को मिलेगा द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय पावरफुल फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम विद इन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। हमें देखने को मिलेगा कि अर्थ का सरफेस जो है वो हमेशा से कांस्टेंट नहीं रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज कीप चेंजिंग। यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि अर्थ का जो सरफेस है वो समय के साथ बदलता रहा है। हमेशा से एक जैसा सर्विस हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट एक्सप्लेन्स द चेंजेस थ्योरी इज प्लेट टेक्टोनिक। यानी कि आज हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, विच डिस्क्राइब
हाउ द लार्ज पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली ओवर द molten mantle, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट गिव्स राइज टू लैंडफॉर्म्स। हमें देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हमारी एक अर्थ ड्रॉ करी है। अब इस अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस पे आपको काफी सारी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं। ये क्या है? ऐसी कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलती हैं। अब ये प्लेट्स क्या कर रही हैं? अर्थ के सरफेस से मूव कर रही हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती है तो ये प्लेट्स, पहला इनका मूवमेंट देखो, इनका एक मूवमेंट आपको कैसा देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लेट है, एक मूवमेंट तो होगा इन प्लेट्स का एक दूसरे से दूर जाना, है ना? जाहिर सी बात है, एक होगा कि इनसे दूर जाना, एक होगा इनका मूवमेंट आपस में टकरा जाना, आपस में टकरा जाना, और एक क्या होगा? एक दूसरे से स्लिप हो जाना। यानी कि आप समझ रहे हो, पैरेलली मूव कर जाना। एक प्लेट इधर मूव कर गई, एक प्लेट ऐसे मूव कर गई। हमें देखने को मिलेगा आज के लेक्चर में, आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे अर्थ की प्लेट्स के आपके मूवमेंट्स देखे जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लैंडफॉर्म्स की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, लैंडफॉर्म्स इज अ नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्म बाय द प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ का जो लैंडफॉर्म है उसका फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? आपका वेदरिंग। मैं भी आपको समझाऊंगा वेदरिंग होता क्या है। वेदरिंग यानी कि सपोज कोई रॉक है, कोई बड़ा सा पत्थर है, वो टूट के जब एक जगह गिर जाता है, जब टूट के वो एक जगह गिर जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग। और वही जब गिरा हुआ हिस्सा एक जगह फ्लो हो जाता है, यानी कि वहां से दूर डिस्प्लेस हो जाता है, वहां से उसका मूवमेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इरोजन। ओके, इरोजन। डिपोजिशन, किसी एक जगह जाके जब वो पत्थर इकट्ठा हो जाएगा वो क्या बोलेंगे हम? डिपोजिशन, वहां पे जाके। साथ ही साथ द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जैसा कि अभी आपको मैं अर्थ की लेयर बताऊंगा, अभी थोड़ी देर हम जा रही है वहीं पे, तो अर्थ में आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर है किसकी? हमारी अर्थ के सरफेस की। ओके, तो इससे हमारे कई सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेंगे, जैसे माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट एंड कोस्टल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। गॉट इट गाइस? बहुत बढ़िया। और फॉर एग्जाम्पल सच एज माउंटेन, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडफॉर्म से हमारे क्या क्या आ जाएंगे? माउंटेन्स, वॉल्केनोज, प्लेन्स एंड वैली, ये सब हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है किसका? अर्थ सरफेस के ऊपर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। चलो भाई समझाते हैं आपको प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। आइए देखते हैं। अगर प्लेट टेक्टोनिक की स्पेसिफिक मैं बात करूं, प्लेट टेक्टोनिक इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय डब्ल्यू.जे. मॉर्गन इन द अर्थ साइंस। फॉर एग्जांपल एक बात सुनो मेरी, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थ्योरी इवॉल्व हुई है। पहली बात तो ये, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ये थ्योरी दी है किसने? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। लेकिन ऐसा नहीं है। ये थ्योरी सबसे पहले आपका एल्फ्रेड वेगनर प्रपोज करता है। क्यों एल्फ्रेड वेगनर? मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं माना जाता था कि आपका अर्थ का सरफेस ऐसे मूव करा है। आपका ये माना जाता था कि अर्थ का सरफेस एकदम ऐसे कांस्टेंट है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एल्फ्रेड वेगनर, जो सबसे पहला आपका ज्योग्राफिस्ट था, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो बोलता है कि अर्थ का सरफेस जैसा आज हम देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था। सालों पहले अर्थ का सरफेस कुछ और था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हुआ। लेकिन हाँ, वो इस थ्योरी को वो सपोर्ट, यानी कि उसके एविडेंस नहीं दे पाता थ्योरी की, जिस वजह से उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में वो बताता है जो चीज, कि हाँ थ्योरी में ऐसे कई सारी ऐसा था कि अर्थ का सरफेस मूव करा है, ये चीज बोलता है। तो ये इससे काफी हद तक और जो आगे आने वाले जो ज्योग्राफिस्ट थे उनको मदद मिली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्लेट टेक्टोनिक की, दैट द इट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्लेट टेक्टोनिक थ्रू हमें समझ में आएगा कि अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो मूव कर रही है। According to this theory, the outermost layer of Earth is not a single piece, but broken into several large and small pieces called tectonic plate. यानी कि इस थ्योरी से हमें समझ में आता है कि जो अर्थ है वो एक सिंगल पीस ऑफ रॉक नहीं है। यानी कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो काफी सारी अलग अलग लेयर्स में टूटी हुई है। ओके, यानी कि these plates move slowly over the semi-molten layer beneath them, responsible for the major physical features and natural phenomena such as mountain, earthquake and volcanoes. यानी कि इसी वजह से, इसी प्लेट के मूवमेंट की वजह से आपको कई सारे फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन का फॉर्मेशन होना, वॉल्केनिक एक्टिविटीज का होना और अर्थक्वेक का आना, भूकंप का आना। ये सारी चीजें किस वजह से आपको देखने को मिलती हैं? किस वजह से? प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। ओके,
जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने आपकी बना के दिखाई कि हमारी अर्थ है, मैंने इसके आगे ऊपर आपको कई सारी ऐसे प्लेट्स बना के दिखाई। इस प्लेट्स की फॉर्म में आपको हमारी अर्थ देखने को मिलेगी आउटर मोस्ट लेयर में। ओके, अब अगर मैं बात करूं, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना। अब ये मैं क्या बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाई अर्थ की लेयर। सबसे पहले देखो कि हमारा जो अर्थ है आपको काफी सारी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, क्रस्ट। क्या देखने को मिलेगा हमें, क्रस्ट। अगर स्पेसिफिक मैं क्रस्ट की बात करूं, हमारी जो क्रस्ट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या होगी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड एक होगी आपकी क्या, ओशियनिक क्रस्ट। आपको दो कैटेगरीज निकल के आती हैं किसमें, क्रस्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक मैंने वाटर बॉडी यहां पे बनाई। ये मैंने क्या बनाया, ओशियन। ये आपकी क्या दिख रही है, ये है आपकी क्या, ओशियनिक क्रस्ट। और ये जो मोटी सी जो क्रस्ट दिख रही है ये क्या है, हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी कि सर आपके डायग्राम से इतना तो समझ में आ रहा है कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो साइज में काफी पतली होती है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो आपको इसका साइज काफी हद तक मोटा देखने को मिलेगा। यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी मोटी होती है, उसकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हमें काफी थिकनेस देखने को मिलती है, और ये हमें लेस थिक, यानी कि हमें ये कम थिक यानी कम मोटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इस क्रस्ट के बाद आपको नीचे देखने को मिलता है क्या, एस्थेनोस्फेयर। ओके, सॉरी, क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस क्रस्ट के बाद यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, मेंटल। क्रस्ट के बाद आपकी क्या आती है, मेंटल। और मेंटल के बाद आता है आपका यहां पे कोर। अगर स्पेसिफिक में कोर की बात करूं आपके अर्थ के लेयर में, तो कोर आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे कि एक क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका क्या, इनर कोर। यहां पे आपको क्या हो गया, इनर कोर। ये हमारा क्या हो गया, आउटर कोर। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं किसकी मैं बात करने जा रहा हूं, इनर कोर की। इनर कोर में आपको देखने को मिलेगा कि इनर कोर एकदम सॉलिड स्टेट में, ये हमारे किस स्टेट में देखने को मिलेगा हमें, सॉलिड स्टेट में। वहीं हमारा आउटर कोर लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। किसमें, लिक्विड स्टेट में। ओके, साथ ही साथ जो हमारा मेंटल है, मेंटल तो काफी एकदम सॉलिड होता है, और ये अप्रोक्स अर्थ का 80% वॉल्यूम कवर अप करता है। इस डायग्राम को अच्छे समझते हुए चलना है, इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, अब मेरी बात सुनना, ये जो मेंटल लेयर है, जो हमारी मेंटल है, इसका जो अपर वाला पार्ट है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। इसको मैं क्या बोलूंगा, एस्थेनोस्फेयर। यहां पे अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फेयर। अगर मैं एस्थेनोस्फेयर की आपसे बात करूं, ये आपका मॉल्टेन स्टेट में देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे सेमी मॉल्टेन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट आप मान सकते हो, जो काफी फ्लोइंग लावा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे आपको मैग्मा देखने को मिलता है, ये एक एज अ मैग्मा चैम्बर काम करता है। यहां पे आपको मैग्मा देखने को मिलेगा किसमें, एस्थेनोस्फेयर में। और इसी मैग्मा के ऊपर आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट, यानी कि आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट। ये हमारा क्या है, लिथोस्फेयर क्या होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। इसको मैं कलर चेंज करके ब्लू कर दूं। अगर स्पेसिफिक मैं लिथोस्फेयर की बात करूं, लिथोस्फेयर आपको इस अपर मेंटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जस्ट इसके ऊपर वाला हिस्सा, प्लस क्रस्ट को, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट। क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फेरिक
लिथोस्फेरिक प्लेट, या तो मैं इसको बोल सकता हूं टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलूंगा मैं इसको? टेक्टोनिक प्लेट। अंडरस्टैंड बॉयज? समझ में आया? तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी नहीं बट इन रियलिटी, कि क्या रीजन है जो हमारा ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट ऊपर फ्लोट हो रहा है। अब एक बात सुनना, अर्थ का जो कोर वाला जो रीजन है, जो कोर वाला हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा गर्म है। यहां का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि हीट का यहां पे आपको पास आउट होती है किसकी तरफ? मेंटल की तरफ। अब जब एक चीज देखना, कितने लोगों ने कभी घर में, आप में से घर में ऐसे मेरे घर में तो ऐसा हुआ है, जैसे मैं छोटे में देखता था कि यहां पे एक बकेट है, इस बकेट में एक जो रॉड डालते हैं हम लोग पानी गर्म करने को, ये जो रॉड डाली जाती है, एक ऐसी रॉड होती है ना, आती है आप लोग की, एक ब्लैक करके ऐसी रॉड होती है कोई, जो ऐसे बकेट में डाल दो, है ना, और वो पानी को गर्म करती है। और जब पानी गर्म होता है आपका इस रॉड से, तो आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? पानी। जितना ज्यादा आप ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाओगे, जितना ज्यादा आप उसको विजुलाइज करोगे ज्योग्राफी को, उतना वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और इजी बनता जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल इस बकेट के अंदर जब मैं पानी गर्म करूंगा, तो हम देखते हैं कि पानी जब गर्म होता है तो ऊपर का पानी तो गर्म हो जाता है और नीचे का ठंडा हो जाता है। ऐसा कई बार होता था कि मैं विंटर्स में जब मैं नहाने जाता था, तो ऊपर का पानी भाई गर्म हो गया, मैं सोचा पानी गर्म हो गया, मस्त नहाते हैं, और भाई थोड़ा बहुत पानी डालने के बाद देखा नीचे का पानी ठंडा है। तो कन्वेंशनल करंट कैसे वर्क करता है? देखो, इसमें आपको देखने को मिलेगा हीट ऊपर की तरफ जाती है, यानी गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा, और जो ठंडा पानी होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट, ठंडा पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। ये कन्वेंशनल करंट होता है। ये क्या होता है? कन्वेंशनल करंट। ऐसे गर्म पानी ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर के सरफेस पे, और ठंडा पानी नीचे के सरफेस पे आ जाएगा। गॉट इट गाइस? तो इस बकेट के अंदर आपको ऐसे कन्वेंशनल करंट देखने को मिलेंगे, गर्म पानी ऊपर की तरफ, ठंडा पानी नीचे की तरफ। तो ये कन्वेंशनल करंट्स आपको अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कन्वेंशनल करंट कैसे वर्क करेगा? जैसे कि आपको कोर मैंने बताया बहुत गर्म है, जिससे हीट आपकी पास आउट हो रही है, हीट ऊपर की तरफ पास आउट हो रही है, और जब ये हीट ऊपर की तरफ आ रही है, आपको यहां देखने को मिलेगा कि यहां पे आपके चल रहे हैं कन्वेंशनल करंट। जैसे जो गरम मैग्मा है, गरम मॉल्टेन रॉक्स हैं, वो ऊपर की तरफ आएंगे, और जो उससे थोड़े ठंडे हैं वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएंगे, है ना। गरम ऊपर की तरफ आएंगे और ठंडे नीचे की तरफ आ जाएंगे। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशन करंट। तो पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ के अंदर से कन्वेंशनल साइकिल चलती है, जिस वजह से आपकी जो प्लेट को रब करती है, वो प्लेट्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी और अच्छे से समझाऊंगा, पहले वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी बताती है कि भैया कि अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। The crust is the outermost layer on which we lives, and below the crust lies is mantle. हमें crust के नीचे क्या देखने को मिलेगा? Mantle देखने को मिलेगा, which is very thick. हमें देखने को मिलेगा mantle काफी thick है। मैंने आपको बताया कि अर्थ का लगभग 80% वॉल्यूम आपका मेंटल कवर करता है। ओके, उसके बाद थिक और हॉट, बहुत ज्यादा गर्म भी देखने को मिलेगा। दिस कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी, यानी कि जो हमारा कोर है उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट मैं आपको थोड़ा बहुत कनेक्शन दे रहा हूं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो इनर कोर सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा गर्म भी है। ओके, and the crust along with the upper part of mantle forms the lithosphere। अभी आपको मैंने समझाया कि क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, यहां पे अपर मेंटल भी इंक्लूड अगर मैं करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर को मैं बोल सकता हूं टेक्टोनिक प्लेट। ओके, दिस लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट। अभी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है कई सारे पार्ट्स में ब्रोकन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, क्लियर है? Beneath the lithosphere lies the asthenosphere। समझाया था अभी asthenosphere। यहां पे देखो, थोड़ी देर पहले दिखाया यहां पे कि beneath the lithosphere, ये हमारी लिथोस्फीयर थी यहां से यहां तक, इसके नीचे जो रेड वाली लाइन है ये क्या है? एक एस्थेनोस्फीयर है। ओके, क्लियर है बॉयज? तो एस्थेनोस्फीयर की मैं बात करूं, विच इज द सेमी मोल्टन एंड अलाउ द प्लेट्स टू मूव। ये हमें सेमी मोल्टन स्टेट में देखने को मिलेगी, विच अलाउड इट्स
टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, और मैंने आपको समझाया कैसे इसका मूवमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी अर्थ है, आपको जो डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, इस प्रकार हमारे अर्थ की लेयर्स है। जैसे मैंने आपको अनियन अभी काट के दिखाया था, कहां गया भैया मेरा अनियन? ये देखो, ये प्याज मैंने अभी काटी थी। इस प्याज को इस प्याज को जब मैंने काटा था तो इस प्याज के अंदर कई सारी लेयर्स देखने को मिली। सेम इसी कैटेगरीज में अर्थ के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लेयर्स निकल कर आता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। मैंने आपको सारा एग्जांपल दे दिया है कि एक होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट। अब एक चीज मैं बता नहीं पाया यहां पे मैं क्या नहीं बता पाया कि जो इसकी थिकनेस है, लगभग अप्रोक्स आप मान सकते हो कि ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस आपको 5 to 7 किलोमीटर देखने मिलेगी। यानी कि इसकी थिकनेस अप्रोक्स कितनी, 5 से 7 किलोमीटर के बीच में देखने मिलेगी। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस आपको अप्रोक्स 30 to 80 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। ओके, और ये थिकनेस वेरी करती रहती है। सर ऐसा क्यों कि आप बोल रहे हो कि इसकी थिकनेस 30 से 80 किलोमीटर? अब एक बात बताओ बच्चा, जहां पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी रीजन जहां पे माउंटेन रीजन है, वहां पे इसकी थिकनेस बढ़ेगी ना, वहां पे इसकी थिकनेस लगभग और ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे पहाड़ी प्लेन एरिया वहां पे इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी थिकनेस है वो वेरी करती रहती है। ओके, ओके, तो ये सब तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं लगता आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। क्रस्ट क्या होता है, तो क्रस्ट के बारे में अब देख ही लेते हैं। चलो, अगर क्रस्ट यहां तक आए हैं तो एक बार, हाँ, तो लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर की डेप्थ आपकी कितनी होती है, 100 लगभग 100 किलोमीटर तक के आप मान सकते हैं। और उसके बाद 100 किलोमीटर से मतलब 2900 किलोमीटर तक आपको कितनी होती है, मेंटल देखने को मिलेगा। और 2900 से लगभग 2200 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, आउटर कोर। और 1200 यानी 1250 किलोमीटर का हमारा क्या होता है, इनर कोर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आगे बात करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि अर्थ में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यही हमारी क्रस्ट में हमारे माउंटेन 0 से 100 किलोमीटर। वहीं ओशियनिक क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एस्थेनोस्फीयर में ये कन्वेंशनल साइकिल्स दिख रहे हैं। ये कुछ साइकिल दिख रही है आपको चलते हुए, ये साइकिल, ये साइकिल, ये साइकिल, ये साइकिल, है ना। अब ये साइकिल वर्क करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इन साइकिल की वजह से कैसे आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट टूटती है और वापस में टकराती है। ओके, अब हम बात करने किसके बारे में जाए, टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो दे आर मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक। क्या है, मैसिव स्लैब ऑफ अ सॉलिड रॉक दैट मूव्स वेरी स्लोली, यूजुअली फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। अभी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, सर आप बोल रहे हो कि इनका मूवमेंट होता है, तो इनका मूवमेंट हमें दिखाई क्यों नहीं होता भाई, फील क्यों नहीं होता कि भाई हम मूव कर रहे हैं? नहीं दिखाई देगा, आपको फील भी नहीं होगा, बिकॉज इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है आपके सालों में लगभग 5 सेंटीमीटर खिसकती होगी। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अगर दिखाऊं मैं अगर आपको स्केल पे, तो ये मेरे पास एक छुन्नू सा स्केल है। इस पर अगर 5 सेंटीमीटर दिखाऊं तो इतना सा, बस इतना सा ये पूरे साल भर में मूव करते हो। 5 सेंटीमीटर बहुत हो गया, मुश्किल से एक एक दो दो तीन तीन सेंटीमीटर ये मूव करती आएंगे। तो इनका मूवमेंट आप अगर देखोगे तो बहुत स्लोली आपको देखने को मिलता है। यानी कि इनका जो मूवमेंट है, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है बहुत स्लो है। दे आर थ्री। अब हम क्या बात करनी चाहें, अब हमें मेनली 3 टाइप की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स देखने को मिलती हैं, है ना। देयर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल प्लेट विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियनिक प्लेट्स, विच कैरी, सॉरी गलती हो गई, यहां पे मैं क्या उसके बारे में बात कर रहा हूं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जहां पे आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद एक होती है आपकी ओशियनिक प्लेट विच कैरी ओशियन फ्लोर्स, जिसके नीचे आपको ओशियन का फ्लोर देखने को मिलेगा। और एक होती है मिक्स प्लेट्स जहां पे आपको कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट साथ में देखने को मिलती है। क्लियर है। अब देखो कि इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, मैं अब आपको समझाता हूं। इन द वर्ल्ड, पहले समझाने से पहले एक चीज और देख लो। इन द वर्ल्ड, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अटलांटिक प्लेट्स, ये सारी आपको प्लेट्स निकल के आती हैं। अप्रोक्स टोटल 7 प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। ओके, अब बात सुनना, मैं अब आपको एक बार चीज समझाता हूं कि इन प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है। अभी आपके एनसीईआरटी में जब आएगा तो हम वहां डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ की ऊपर की लिथोस्फेरिक प्लेट है। अब मैंने आपको बताया कि अर्थ के नीचे से आपको आ रही है हीट, जिस वजह से आपको कन्वेंशनल साइकिल्स देखने को मिलती है।
तो इस वजह से फॉर एग्जांपल ये आपकी कन्वेंशनल साइकिल चल रही है इस फॉर्म में, है ना? जब आपकी कन्वेंशनल साइकिल चल रही है, अब देखो एक चीज देखना, अब आपकी कन्वेंशनल साइकिल कैसे चल रही है? इस फॉर्म में। जब कन्वेंशनल साइकिल आपकी इस फॉर्म में चल रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये प्लेट यहां पे फ्रिक्शन रब होगा। यहां पे लिथोस्फेरिक प्लेट से यहां पे फ्रिक्शन जब लगेगा, यहां पे जब फ्रिक्शन लगेगा, जब यहां पे जोर लगेगा, तो ये ऐसे लगेगी कि कोई इंसान ऐसे इनको अलग खींच रहा है, अलग खींच रहा है। जब इनको आप अलग ऐसे खींच रहे हो, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लेट बीच से टूटेगी ना, ये प्लेट ऐसे बीच से टूट जाएगी। ओके, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों प्लेट आपस में टूट गई और अलग होती जाएंगी ऐसे एक दूसरे से। यहां पे फोर्स लगेगा ना, क्योंकि साइकिल आपकी इस फॉर्म में चल रही है। सेम साइकिल एक आपकी यहां पे चल रही होगी मान लो, है ना? एक सेम साइकिल आपकी यहां पे चल रही हो मान लो ऐसे इस फॉर्म में। और यहां पे मान लो कोई प्लेट होगी, उस पे फोर्स किस प्रकार लग रहा होगा? इस तरफ, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन की रब होने की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और यहां पे ये प्लेट्स का फोर्स इधर से आ रहा है, एक प्लेट का फोर्स इधर से आ रहा है, और ये दोनों प्लेट आपस में टकरा जाएंगी। तो ये क्या हो जाएंगी? डाइवर्जेंट। क्या हो जाएंगी? डाइवर्जेंट। और ये क्या हो गया आपकी? कन्वर्जेंट। तो यानी कि आपको मैंने दो तरीके बताएंगे, दो कैटेगरीज की तो प्लेट यहां पे निकल कर आ गई। एक ट्रांसफॉर्म भी होता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब मैंने आपको जैसे दिखाई कि सारी कन्वेंशनल करंट ऐसे चल रहे हैं नीचे, आपको देखने को मिलेगा नीचे से हीट आ रही है। यहां पे क्या आ रही है? कंडक्शन। कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी हीट ट्रांसफर होती है। और यहां पे कन्वेंशनल साइकिल, ऐसी साइकिल चलती हुई देखने को मिलेगी जिस वजह से आपके प्लेट्स का मूवमेंट निकल कर आएगा। ओके, अब अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज कॉज्ड बाय द कन्वेंशनल करंट। ये सब मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि जो मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का वो किस वजह से हो रहा है? जो कन्वेंशनल करंट्स अर्थ के सरफेस के अंदर चल रहे हैं उस वजह से। ओके, द मेंटल, द हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉज द मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज। जो हमें अर्थ के अंदर की जो हीट है उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ का वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जो ठंडा मटेरियल है वो वापस नीचे की तरफ शिंक करेगा। तो इस वजह से एक पूरी साइकिल चलना स्टार्ट हो जाती है। वाइल द कूलर मटेरियल सिंक, दिस कंटिन्यूस द मूवमेंट क्रिएट्स द कन्वेंशनल करंट दैट पुश एंड पुल द टेक्टोनिक प्लेट causing them to move in different direction। इस वजह से कन्वेंशनल करंट जब आपके अर्थ के सरफेस के नीचे चलेंगे, मैंने यहां पे आपको डायग्राम के साथ समझाया कि यहां पे जब अर्थ के सरफेस के नीचे जब ये चल रहे हैं, यहां पे फ्रिक्शन की वजह से ये अर्थ के स्लैब्स यानी जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलेंगे या प्लेट्स जो हैं, उन पे फ्रिक्शन लगाने की वजह से प्लेट दूर जाएंगी, और प्लेट्स पे जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा तो वापस आएंगी। तो इस वजह से आपको दो फिनोमेना देखने को मिलते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। क्लियर है आप सबको? बताओ मेरे को। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। अब हमें क्या बात हो रही है? जो एजेस होते हैं जहां पे प्लेट आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट बाउंड्री। दे आर मेनली there are mainly three types of plate boundaries। सबसे पहला convergent boundary where plates move towards each other। एक क्या हो गया हमारा? convergent boundary। और एक हमारा हो गया divergent boundary। ये तो सब हमें आ ही गया समझ में, आपने इतना अच्छे से हमें डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा सर कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या हो गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या हो गया। ये बड़ा इजी फिनोमेना बनता जा रहा है हमारे लिए। where two plates move towards each other उसको हम क्या बोलेंगे? convergent boundary। while continental plate, when continental plate collide they form fold mountains such as Himalayas। when the oceanic plate collide, the continental plates and the oceanic plate sink beneath the continental plate leading to volcanic activity and earthquake। अब इस चीज को समझो, ये फिनोमेना हो क्यों रहा है? यहां पे एक दो लाइनें लिखी हैं। यहां पे लिखा है कि जो हमारी दो कैटेगरीज प्लेट होती हैं, एक होती है हमारी क्या? कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये क्या है हमारी? कॉन्टिनेंटल प्लेट। और यहां पे हमारी क्या है? ओशियनिक प्लेट। अब यहां पे एनसीईआरटी बोलती है जब भी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी, जब भी दो आपस में कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएंगी, जब भी आपस में दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स
जब भी आपस में ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएंगी तब यहां पे आपका फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जब आप डेंसिटी देखोगे तो दोनों की डेंसिटी बराबर है, कोई भी प्लेट जमीन के अंदर सिंक नहीं कर रही है। ये फिनोमिना जब आप हायर क्लासेस में जब जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेटें आपस में जमीन सिंक कर जाती है अर्थ के अंदर। प्लेट का डिस्ट्रक्शन भी होता है, बनती फिरती है। तो इन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का आपस में मतलब डेंसिटी लगभग बराबर होगी, जिस वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात सुनो, फोल्ड माउंटेन का यहाँ पे एग्जाम्पल देती है आपकी एनसीईआरटी, क्या? हिमालयाज। क्या एग्जाम्पल निकल गया है हमारा? हिमालयाज। काफी इजी है। जैसे कि हम हिमालय जो पहाड़ों में घूमने जाते हैं वो कैसे बने? जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन जिसमें हमारा एशिया वाला पार्ट है, और जो इंडियन प्लेट है वो पहले आपकी सदर्न हेमिस्फीयर, जो हमारी इंडिया की प्लेट जो हम आज देखते हैं वो पहले अफ्रीका के पास हुआ करती थी। लेकिन स्लोली टाइम के साथ वो प्लेट मूव करती गई, जाके कहां टकराती है? यूरेशियन प्लेट। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और दोनों के टकराने की वजह से आपके क्या? हिमालयाज बन गए। क्लियर है? ओके। तो यहां से आपके क्या? हिमालयाज का फॉर्मेशन निकल कर आया। लेकिन वहीं एक वर्ड आपके एनसीईआरटी ने यूज करा, ये तो क्लियर होगा। अब एक आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जब आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट आपस में टकराती है तो ओशियनिक प्लेट जमीन के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर सिंक कर जाती है, अर्थ के अंदर सिंक कर जाती है और पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि ओशियनिक प्लेट बनती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है। अब मैं आपको समझाता हूं। जब आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट आती है और ये क्या है? आपकी ओशियनिक क्रस्ट। तब एक चीज जानो कि इसकी डेंसिटी काफी हाई है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी समझते हो ना? इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास है, उसका वेट भी हैवी भी है। और ये हैवी भी है, भली पतली है भाई, लेकिन ऐसे मत जाना, साइज को जज मत करना इसके कि अगर पतला है। कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ी मोटी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इसकी डेंसिटी भी नहीं है। साथ ही साथ लेस वेट आपको इसको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट। अब जब इसका वेट कम है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट, अब आप एक बात बताओ, दो लोग लड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल नोबिता और जियान आपस में लड़ रहे हैं, है ना? अब जियान भारी है ना? नोबिता हल्का है। लड़ाई होगी, नोबिता को जियान ऐसे उठा देगा ऊपर, उठा देगा ना ऐसे ऊपर, और जब नोबिता को ये ऊपर उठाएगा तो ये क्या होगा? आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये जब आपस में टकराएंगी आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर उठ जाएगी, है ना? ये दोनों प्लेट टकराई और ये नीचे चली गई और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसे ऊपर उठ गई। और जब ये ऐसे ऊपर उठ जाती है तो ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाती है। कहां चली जाएगी? ये अर्थ के जो क्रस्ट है या अर्थ की जो लेयर है या फिर अर्थ के अंदर चली जाती है। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएगी ये जो प्लेट अर्थ के अंदर जाएगी, जब ये प्लेट अर्थ के अंदर जाएगी तो ये प्लेट आपकी क्या हो जाएगी? मेल्ट। ये प्लेट क्या हो जाएगी? यहां पे मेल्ट हो जाएगी, जिस वजह से यहां पे क्या बन जाएगा? आपका मैग्मा। क्या बन जाएगा? आपका मैग्मा। और जिस वजह से आपका मैग्मा बनने से यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या? यहां पे आपकी निकल के आएंगी क्या? वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इस वजह से आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगी? वॉल्केनिक एक्टिविटी। ओके, क्लियर है आप सबको? जिस वजह से आपको यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ओके, तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा था आपको कि एक आपकी क्या दूसरी एक आपकी क्या देखने मिलेगी? डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब आओ डाइवर्जेंट बाउंड्री को देखते हैं। हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री को अच्छे समझा, अब हम डाइवर्जेंट बाउंड्री को देखें। वे प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा? जहां पे दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। For example, in this case, magma rise from below the formation of new crust, creating the features such as mid-oceanic ridges. The mid-Atlantic ridge is a good example of it. ओके, यानी कि जो हमारी मिड अटलांटिक रेंज है ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल कर आती है। ओके, मिड अटलांटिक रेंज की कहीं मैंने इमेज लगाई है क्या इसमें? रुकना एक सेकेंड, आप लोग को अगर पॉसिबल हो दिखा पाना तो मैं, हाँ देखो, जो मिड अटलांटिक रेंज है ना वो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो यहां पे देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे यूरोप, इसके बीच में आपको एक बहुत बड़ी सी अटलांटिक रेंज देखने को मिलेगी, मिड अटलांटिक रेंज। ये एक डाइवर्जेंट प्लेट है, पता है ये क्या है? एक डाइवर्जेंट प्लेट है। आपको देखने मिलेगा ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
एल्फ्रेड वेगनर यही समझाता है कि जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो एज अ पजल ये आपस में जुड़ भी जाएंगे। कभी आप देखते हो साउथ अफ्रीका अफ्रीका को ऐसे ही लगे ये आपस में जुड़ भी जाएंगे। हाँ, ये पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है, एक डाइवर्जेंट प्लेट है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और यहां पे जमीन के अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। इसके अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, जो एक मिड ओशियनिक रिज बना रहा है यहां पे। ठीक है, गॉट इट, बड़ी अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से। बट हाँ, जो चीज मैं लेके चल रहा हूं, जितना सीरियसली बैठोगे उतना इंटरेस्टिंग बनेगा। और अगर आपको माइंड हल्का सा भी डाइवर्ट हुआ, आप भूल जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे, सेशन में ऐसे ही बने रहना है। तो एक आपको मैंने बताया कि डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिड अटलांटिक रेंज। यानी कि आपके ओशन के अंदर एक लंबी सी रेंज देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशनिक रिज बोलते हैं हम उसको। और एक आपका क्या निकल के आता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक क्लास में आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वे प्लेट स्लाइड पास ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग डिस्ट्रक्टिंग क्रस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो प्लेट है ना, तो इसमें क्रस्ट आपकी बन रही है ना इसमें क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में हमारी प्लेट आपस में टकरा रही है, जिससे आपकी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री आपसे जैसे प्लेट दूर जाती जा रही है और अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है, वो नई क्रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में आपका क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री समझ लो बड़ा इजी फिनोमेना है। दो प्लेट है ऐसे, और दोनों प्लेट कैसे मूव करेंगे, एक प्लेट नीचे की तरफ, एक प्लेट ऊपर की तरफ, जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ, देखो प्लेट ऐसे मूव कर रही है ना, ये ऐसे प्लेट है, ये ऐसे मूव कर गई है ना, अब यहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ना तो कुछ वैसा हो रहा है, ना कोई नई क्रस्ट बन रही है, ना डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन यहां पे आपके अर्थक्वेक जैसे फिनोमिनाज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे दिस टाइप ऑफ मूवमेंट मेनली कॉज अर्थक्वेक। इन फिनोमिना में आपको क्या, अर्थक्वेक, भूकंप जैसे चीजें देखने को मिलते हैं। ओके, सच एज अलोंग सैन एंड्रियास फॉल्ट इन यूनाइटेड स्टेट। ये सारे एग्जांपल याद करते हुए चलना है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। सैन एंड्रियास तो सबने नाम सुना होगा, जीटीए सैन एंड्रियास हम सबने खेला है। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट याद करना, बस एक याद रख लो, जीटीए सैन एंड्रियास में एक फॉल्ट है हमारे गेम में। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो ये मैंने आपको बताई हमारी क्या है। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंट प्लेट है, यहाँ पे ये मिड ओशियनिक रिज है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। अब चलो इसको एक चीज और देखो यहाँ पे, कि जो प्लेट्स है यहाँ पे, एक हमारी यहाँ पे कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अगर आप यहाँ पे प्लेट्स को देखोगे, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है हमारी। ये क्या है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट है। ये इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और ये क्या है, हमारी एंटार्क्टिक प्लेट है। और ये हमारी क्या है, पैसिफिक प्लेट है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको अर्थ में प्लेट्स देखने को मिलती हैं। ओके, समझ में आया, क्लियर है, बढ़िया है फिर तो। उसके आगे हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक। अगर मैं बात करूं, प्लेट टेक्टोनिक प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। हमें इन प्लेट्स के मूवमेंट से हमें डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स, वैली और ओशन बेसिन्स, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक जैसे फिनोमिनास देखने को मिलते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन अक्रॉस द अर्थ। हमें इसके समय समझ में आएगा कि जो कॉन्टिनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द अर्थ, किस वजह से देखने को मिलता है, हमें प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। साथ ही साथ the most earthquake and volcanoes occur along the plate boundaries, especially in a Pacific Ocean. The area was known as Ring of Fire. अब मेरी बात सुनो, जो हमारी प्लेट बाउंड्रीज होती है, उन प्लेट बाउंड्रीज पे हमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हुए देखने को मिलते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जापान में कितनी ज्यादा सुनामी, कितनी ज्यादा अर्थक्वेक जैसे फिनोमिनाज होते हैं। ये सब इस वजह से है क्योंकि जापान है वो प्लेट बाउंड्री के ऊपर सिचुएटेड है, जिस वजह से वहां पे इतने सारे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह चीजें देखने को मिलती हैं। अगर यहां पे जो इमेज मैंने यहां पे दिखाई है, इस इमेज को देखो ध्यान से। अरे हाँ, शायद यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाई थी आप लोग के लिए। हाँ, ये हम पैसिफिक ओशन देख रहे हैं। ये क्या है हमारा, पैसिफिक ओशन। अब इस ओशन में आप देखो, ये प्लेट बाउंड्री है,
इस प्लेट बाउंड्री पे आपको ये जो रेड डॉट्स है क्या है, अर्थक्वेक ओरिजिन। देख रहे हैं यहाँ पे कितने ज्यादा अर्थक्वेक वाला एरिया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज और देखने को मिल रही है यहाँ पे, क्या कि जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये ब्लैक डॉट सारे एक्टिव वॉल्केनोज दिखा रहे हैं। तो इसलिए आपको ओशियनिक प्लेट में जो पैसिफिक प्लेट है, इसको क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, बिकॉज आपको यहाँ पे इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये इसको रिंग, क्योंकि ये एक रिंग की शेप में देखने मिलेगी, सर्कुलर शेप में देखने मिलेगा, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, बट दैट्स वाई आपको देखने मिलेगा रिंग ऑफ फायर नहीं बन रही है हल्का सा। ओके, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ये मैंने आपको एक मैप के थ्रू समझाया। अब उसके बाद अब आपको अगर मैं बात करूं, डज इंडिया हैव रिस्क ऑफ अर्थक्वेक? यस, हमने कई बार देखा है कि इंडिया के अंदर भी आपको अर्थक्वेक जैसे एक्टिविटीज देखने को मिलती है। और मैंने आपको मोस्टली समझाया कि अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक जैसे फिनोमिना के होने के कारण क्या निकल के आते हैं, आपके प्लेट्स का मूवमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज अर्थक्वेक इन अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया कैन कॉज सेवरल डैमेज। और आप देख रहे हो ये अर्थक्वेक की वजह से कैसे बिल्डिंग्स डैमेज हो रखी है पूरी। तो जैसे अर्थक्वेक आता है, जैसे कि एग्जांपल जो गुजरात में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था, उसने ऐसे सीन क्रिएट कर दिए थे। अब समझ सकते हो आपकी अर्थक्वेक जैसे फिनोमिना, जहां पे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी इंडिया, और यहां पे इस देश में जब अर्थक्वेक जैसे फिनोमिना होंगी, तो जाहिर सी बात है काफी हद तक डैमेज करेंगे ना वो। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हो? ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। आगे आते हैं। अब उसके बाद अब जो अर्थक्वेक जैसे फिनोमिना है, तो ये आज के समय मॉडर्न ह्यूमन से हम लोग समझ पाए कि अर्थक्वेक क्या होता है? नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले भी इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमें लोग दिखते हैं कि लोग ऐसे मिलते हैं जो अर्थक्वेक को डिफाइन करते हैं। कि देखो आज के समय जब भी अर्थक्वेक आता है ना, तो हमें सिस्मोग्राफ से पता चल जाता है। एक मीटर होता है सिस्मोग्राफ, जिसकी मदद से हम अर्थक्वेक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले ह्यूमंस क्या करते थे, ह्यूमंस नेचर को अंडरस्टैंड करते थे, प्रकृति को समझते थे, तब जब जाके उन्हें क्या अर्थक्वेक के बारे में पता चलता था। यानी कि उस समय एंशिएंट टाइम में क्या अर्थक्वेक को भूकंपा बोला जाता, मीनिंग शेकिंग ऑफ द अर्थ। इन द भ्रिष्ट संहिता, क्या भ्रिष्ट संहिता एक किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? वरन मिहारा। वरन मिहारा एक व्यक्ति है जिसने एक किताब लिखी है भ्रिष्ट संहिता। इस किताब में ही डेडिकेट अ सेक्शन टू अर्थक्वेक। इस किताब में उसने एक सेक्शन लिखा है पूरा किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कि जब भी अर्थक्वेक आता है, नथिंग हाउ चेंजेस इन विंड्स, कैसे हवा में चेंजेस निकल के आते हैं, बारिश में चेंज निकल के आते हैं, बादलों में, जानवरों के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स कुड सिग्नल देम एज एन अर्थक्वेक की अर्थक्वेक आने वाला है। He attributed earthquake to four elements of वायु, अग्नि, अग्नि, इंद्र यानी कि heavy thunders and वरुणा यानी कि water, each linked to specific constellations regions. This reflects an early attempt to blend an observation with a cosmological reasons and a physical phenomena in India. यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि अर्थक्वेक जैसे फिनोमेना सिर्फ आज ही नहीं आ रहे, ऐसे सालों से ये सब फिनोमेना होते आ रहे हैं। ह्यूमंस भी इनको अंडरस्टैंड करें। मॉडर्न टाइम में हम सिस्मोग्राफ जैसे मीटर्स को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने को कि अर्थक्वेक आ रहा है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले इंसान जानवरों के बिहेवियर, नेचुरल चीजों को आइडेंटिफाई करके समझते थे कि हाँ अर्थक्वेक जैसा कुछ होने वाला है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि मड वॉल्केनो, एक आपको मड वॉल्केनो देखने को मिलता है, द मड वॉल्केनो एट बैराटंग आइसलैंड। कहां पे? बैराटंग आइसलैंड इज द रेयरस्ट नेचुरल वंडर इन इंडिया, अ यूनिक अट्रैक्टिव ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अनलाइक फायरी वॉल्केनोज, हियर यू विल फाइंड मड बडिंग आउट ड्यू टू द नेचुरल अंडरग्राउंड गैस एंड प्रेशर। अब मड वॉल्केनो क्या है कि जैसे कि आपके नॉर्मल वॉल्केनोज होते हैं, उसके अंदर से आपका लावा बाहर आता है, लेकिन मड वॉल्केनो के अंदर से यहां से मिट्टी, गर्म मिट्टी के तौर पर समझ लो, यानी मड कह लो, वो यहां से निकल के आती है बिकॉज ऑफ गैस एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। ओके, अब हमने पूरा जितना भी हमने प्लेट टेक्टोनिक वाला जो पार्ट था, हमने उसको कवर करा, समझा। और अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? वेदरिंग के बारे में, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, आपको देखने को मिलेगा वेदरिंग एंड इरोजन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन ड्यू टू रीशेपिंग द अर्थ सर्फेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
अब हमें देखने को मिलेगा कि लंबे समय में, एक लंबे टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा कि जो वेदरिंग जैसे फिनोमेना है, इरोजन जैसे फिनोमेना है, इनकी वजह से ज्योग्राफी में आप कह सकते हो अर्थ का जो सरफेस है काफी हद तक चेंज हुआ है। काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, अर्थ के सरफेस के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं, weathering and erosion work together to wear down mountains, carve valley, form plains, and creating features such as caves, cliffs, river deltas, and gradually giving shape the diverse landscape we see on Earth today. यानी कि इन प्रोसेस की वजह से हमें कई सारी चीजें अर्थ पे देखने को मिलती है, जैसे कि जो प्लेन एरिया है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, साथ ही साथ हम समझेंगे कि डेल्टास का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसकी वजह से, वेदरिंग एंड इरोजन जैसे फिनोमेना की वजह से। अगर स्पेसिफिक मैं सिर्फ 2 लाइन में आपको समझाना चाहूं कि वेदरिंग होता क्या है, इरोजन क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक बड़ा सा पत्थर है, ये क्या है, बहुत बड़ा सा एक पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर सालों से हीट, बारिश, हवा चलने की वजह से इस पत्थर का ये वाला पोर्शन हो जाता है वीक, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पत्थर क्या आपका टूट जाता है। और जब ये, अरे यार ये पत्थर ज्यादा बड़ा हो गया आपको। ये वाला पोर्शन जो आपके पत्थर का है ये वाला हो जाता है वीक। और जब वेदरिंग, जब मतलब किन चीजों की वजह से वीक होता है, आपकी जो हवा चल रही है, जो धूप पड़ रही है इसके ऊपर, और साथ ही साथ जो पानी बारिश हो रही है, इन सब की वजह से। तो ये वाला जो पोर्शन वीक होता है, तो हमारा जो ये पत्थर है ये यहां पे टूट के गिर जाता है। यानी कि ये जो पत्थर है यहाँ पे टूट के अलग गिर जाता है। और यहाँ पे जो टूटा हुआ पत्थर ये जो पड़ा हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये पत्थर यहां से डिस्प्लेस हो जाता है, ये पत्थर यहां से डिस्प्ले होकर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, और यहां पे नहीं रहता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहीं दूसरी जगह जाके चला जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरोशन। यानी वेदरिंग क्या होता है, किसी सब्सटेंस का वहीं पे टूट के गिर जाना, और इरोजन क्या, वहां से इरोड होकर दूसरी जगह जाके डिस्प्लेस हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोशन। तो 2 लाइन का सिंपल सा फिनोमेना है। अब आओ एनसीईआरटी की वजह से जानते हैं एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है। स्पेसिफिक अगर मैं वेदरिंग, अरे वेदरिंग की अगर मैं बात करूं, तो वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेरियस प्रोसेस। इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ब्रोकन मटेरियल। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रोकन मटेरियल है इसका मूवमेंट आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में टूटता है। ठीक है, ओनली द ब्रेकिंग डाउन हम इसमें काउंट करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग विच ब्रेक्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। आपका एक सेकेंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग इन विच जो हमारा रॉक है वो किसकी वजह से टूटता है हमारा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टेम्परेचर की वजह से। और साथ ही साथ हमारा क्या, स्मॉल पीसेस में टूटता चला जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, विंड, ये सारी फिनोमेना की वजह से। दूसरा हमारा क्या निकल के आता है, केमिकल वेदरिंग, इन विच मिनरल्स, केमिकल यानी मिनरल सब्सटेंस, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे लाइम, लाइमस्टोन क्या है, केमिकली रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है और वेदर्ड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप फिजिकल वेदरिंग देख रहे हो, यहां पे लिखा हुआ है फिजिकल वेदरिंग, कूलिंग वाटर, विंड एंड आइस एक्सपेंशन, इन सब की वजह से आपको क्या देखने मिलेगा, फिजिकल वेदरिंग जैसे फिनोमेना। फॉर एग्जांपल अब कोई पत्थर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, और विंटर से मॉलिक्यूल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि गर्मी से की वजह से जहां आपके मॉलिक्यूल बार बार एक्सपेंड हो रहे हैं, विंटर्स में ठंडे हो रहे हैं, बारिश की वजह से उसके ऊपर कंटिन्यूसली ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, इस वजह से आपके जो पत्थर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई छोटा सा समय नहीं लगता इसको टूटने में, लाखों साल लग जाते हैं एक पत्थर को टूटने में। ओके, अब केमिकल वेदरिंग जैसे कि आपका किस वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल एसिड रेन, केमिकल सब्सटेंस इन द एयर एयर इन द एन और इन द रेन। और दूसरा निकल के आ रहा है क्या, बायोलॉजिकल एंड प्लांट्स एनिमल। और एक आपका किसकी वजह से होगी वेदरिंग, बायोलॉजिकल प्लांट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल एक पत्थर के अंदर कोई बीज गिरता है किसी पेड़ का, और बीज धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये बायोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से उस पत्थर को तोड़ता है। ओके, अब यहां पे बात चल रही है किसके बारे में, इरोजन के बारे में।
कि इरोजन क्या होता है। अगर मैं स्पेसिफिक इरोजन की बात करूं, मैंने आपको समझा है कि इरोजन में जो वेदर्ड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि उसका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? इरोजन। फॉर एग्जाम्पल, इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल, रॉक एंड अदर सरफेस मटेरियल आर worn away and carried from one place to another by a natural agent। अभी एक जगह से दूसरी जगह हमें इनका जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो कुछ नेचुरल एजेंट की वजह से देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। अनलाइक वेदरिंग दैट ओनली ब्रेक्स डाउन द रॉक, इरोजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल। जैसा मैंने आपको बताया कि वेदरिंग में जो हमें चीजों का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है वहीं पे वहीं पे गिर जाती है ब्रेकडाउन होके, लेकिन इरोजन में हमें क्या उसका मूवमेंट भी देखने को मिलता है। देयर इज अ सेवरल टाइप ऑफ इरोजन। वाटर इरोजन कॉज्ड बाय द रिवर, रेन एंड ओशन वेव्स। हमें पानी की वजह से भी इरोजन देखने को मिलेगा, हमें विंड इरोजन देखने को मिलेगा। कॉमन इन ड्राई एंड सैंडी एरिया। विंड इरोजन हमें कहां देखने को मिलेगा? ड्राई और सैंडी एरिया में। बिकॉज जिस एरिया में जहां पे आपके बहुत सारे पेड़ होंगे वहां पे आपको विंड इरोजन देखने को मिलेगा नहीं। बिकॉज आपने देखा होगा ऐसे बोला जाता है कि प्लांट्स लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ जमीन मिट्टी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, जिस वजह से आपकी मिट्टी हवा की वजह से उड़ती नहीं है और पानी से बहती नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जैसे कि जो राजस्थान का रीजन है वहां पे आपके काफी डेजर्ट एरिया है, जिस वजह से यू विल फाइंड आउट कि जब वहां पे हवा चलती है तो विंड की वजह से, हवा की वजह से वहां पे मैक्सिमम जो मटेरियल है वो उड़ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाके। दूसरा मान निकल के क्या आता है? ग्लेशियल इरोजन, वे मूविंग द आइस शेप, आइस क्रैप्स एंड कैरियस रॉक्स एंड कोस्टल इरोजन वे सी वेव्स वेयर अवे द सब्सटेंसेस। ओके। इरोजन शेप, अब हम देखेंगे इरोजन शेप द लैंडफॉर्म्स एंड कैन बोथ क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। हमें इरोजन की वजह से समझ में आएगा कि जो अर्थ का सरफेस है वो बनता है और डिस्ट्रॉय भी होता चले जाता है किसी वजह से, इरोजन की वजह से। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जो आज के समय हम अरावलीज देखते हैं इंडिया में, वो अरावलीज की हाइट आज के समय बहुत छोटी हो चुकी है, बहुत ज्यादा वेदर्ड हो चुके हैं। देयर वॉज अ टाइम कि जो अरावली की जो पहाड़ हैं वो हिमालयस की तरह हुआ करते थे, बिकॉज दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। तो अरावलीज को आपको देख के पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर वेदरिंग हुई है, मतलब वहां के जो पत्थर है टूटे हैं, वेदरिंग है, और साथ ही साथ इरोजन जैसे फिनोमिना की वजह से वो पहाड़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूटते चले गए। ओके। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, erosion affects many human occupations by changing the land and soil on which people depends. For farmers, erosion removes the fertile topsoil need for the crop growth, leading to the low yieldings, है ना? यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब जब हमारा किसान है, जो हमारा किसान है खेती के लिए जमीन पे डिपेंडेंट है, पूरा मिट्टी पे। अब इरोजन की वजह से मान लो कोई ऐसे हो गया कि बाढ़ आ गई, कहीं बाढ़ आई है, उस वजह से आपका अर्थ की टॉपमोस्ट जो लेयर है वो पानी से बह के चली गई। एंड जिस वजह से उस किसान को, और जाहिर सी बात है जो फर्टाइल सॉइल थी वो जब नहीं रही तो उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उसकी उत्पादन, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है उस सॉइल की वो रिड्यूस हो जाएगी और उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मैंने आपको पता है कि कैसे आपका सोशल साइंस आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके। जाहिर सी बात है वो अपने उसके खर्चे कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे, इकोनॉमी पे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर दोज लिविंग नियर रिवर्स एंड कोस्ट, इरोजन कैन वॉश अवे लैंड, हाउसेज एंड रोड, कॉजिंग डैमेज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कुछ लोग नदियों के आसपास के रीजन में देखते हैं और फिर समुद्र के आसपास के रीजन में हमें लोगों का घर देखने को मिलता है। अब जैसे कि उन लोगों का घर है, अब वहां पे जब नदी का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं नदी में बाढ़ आती है, हमें देखने को मिलता है कि वो प्रॉपर्टी का लॉस हो, यानी घर का टूट के नदी में गिर जाना, है ना, मिट्टी को बहा देना जिस वजह से उसका प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाना। यानी कि हमें अगर हम देखें, जो लोग रिवर्स के आसपास, कोस्ट के आसपास रह रहे हैं, एरोजन की वजह से उनका भी नुकसान होता है। इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, एरोजन डिस्टेबिलिटीज एंड लैंड पोजिंग सेफ्टी रिस्क। अब हमें देखने को मिलेगा कहीं एरोजन हो गया, जैसे कि जहां पे मान लो मिट्टी डिस्प्लेस हो गई, मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम इरोजन बोलते हैं। अब मान लो कहीं माइनिंग हो रही है, वहां पे इरोजन हो गया, तो लोग गुफाओं के अंदर जाके माइनिंग करते हैं, अंदर जमीन के अंदर जाके माइनिंग करते हो, जब वहां पे आपको ये सब फिनोमेना देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है इट कैन कॉज अ सीवियर डेथ टू द पर्सन, है ना। Even industries like tourism and fishing suffer since beaches and rivers and the fertile land may be destroyed.
Okay, this shows that erosion not only shape the earth's surface but also directly affect human labor livelihoods. यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि इरोजन की मदद से, इरोजन की वजह से ना कि सिर्फ अर्थ के ऊपर इंपैक्ट आता है बल्कि वो ह्यूमन लाइफ को भी इंपैक्ट डालता है। मैंने आपको बताया किसान के एग्जाम्पल की वजह से, जो लोग नदियों के आसपास घर बनाते हैं उसके एग्जाम्पल की वजह से, और साथ ही साथ जो लोग फिशिंग वगैरह करते हैं उन लोग के एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे वेदरिंग एंड ब्रेकिंग डाउन, यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाई है, तो इस इमेज के देखो आप, ये एक पत्थर है, ये पत्थर टूट के यहाँ पे गिरता है, ये क्या है? वेदरिंग फिनोमिना। जो बारिश हो रही है केमिकल वेदरिंग हो गई। ये जो पेड़ पत्थर के अंदर उगा है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा? ये हमारा हो गया क्या? बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल। और जैसे जैसे ये वेदरिंग यहाँ पे आपको गिरता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सारा मटेरियल यहाँ पे जो पानी की मदद से बहता हुआ आता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इरोशन। ओके, जिस वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन देखने को आप लोग को मिलता है, जैसे कि डेल्टा। डेल्टा भी आपका एक ऐसा ही फिनोमिना है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि नदी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे नदी पूरे साल, पूरे लंबी जर्नी में अपने साथ एक सेडिमेंट्स लेकर आती है पहाड़ों से, प्लेन एरिया से, और जब वो समुद्र में जाके मिल रही होती है वहां पे जाके वो डेल्टास बना लेती है। बिकॉज समुद्र में मिलने से पहले उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है, जो मटेरियल और जितना भी वो अपने साथ मिट्टी सैंड्स वगैरह लेके आ रही है, वो एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपको डेल्टास का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर करना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब हमें देखने को मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हम ह्यूमंस थे, वी ऑल्सो नो कि नेचर में चीजों को कैसे मैनेज करना है। जैसे कि हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, आप में से कितने सारे लोगों ने मोहिंजोदारो की मूवी देखी है? जब आप मोहिंजोदारो जैसी मूवी देखते हो, आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में जाके मूवी खत्म होती है कि जब वहां पे डैम फट जाता है। देयर वाज अ मल्टीपल रीजन फॉर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक आप लोगों से कि ये लोग इतने ज्यादा एडवांस थे, इन्होंने डैम का कंस्ट्रक्शन करा था अपने पीरियड के टाइम पे। जैसे कि अगर हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, तो हमें देखने को मिलेगा कि दे उनको एक टेक्निक्स पता थी अब ऑफ ऑफ कॉन्टूरिंग, बंडिंग एंड ट्रेसिंग। वो लोग डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते थे, कैनाल्स बनाते थे, वाटर मैनेजमेंट की उनको पूरी नॉलेज थी। किनको? सिंधु या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। जैसे मल्टीपल संस्कृत टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस इंक्लूडिंग वेदास, कृष्ण क्या कृषि परिथारा। कृषि परिथारा एक बुक है जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है किसको? एग्रीकल्चर को लेके। साथ ही साथ कौटिल्यास का अर्थशास्त्र एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटीज लाइक वृक्षु वृक्षु वेदा, द अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में अगर स्पेसिफिक बात करूं तो अर्थशास्त्र इज अ बुक रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? चाणक्य। इसने एक बुक लिखी है जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ बताती है। साथ ही साथ ये किताब बताएगी डिटेल्ड गाइडलाइन ऑन लैंड असेसमेंट एंड कैटेगराइजेशंस बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसने क्या करा था? इसने अपनी किताब के अकॉर्डिंग जमीन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा था अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्टिविटी, इट्स फर्टिलिटी। इन सब की बेसिस पे इसने अपनी जमीन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा था। ओके, आगे अब बात करें एजेंट एंड ग्रेडिएशन, एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। अगर एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन की मैं स्पेसिफिक बात करूं आप लोगों से, तो एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन क्या है? एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन आर नेचुरल फोर्सेस दैट वियर डाउन एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल ऑफ आवर सरफेस, हेल्प लेवल अप एंड स्मूथिंग ओवर द टाइम। द मेन एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन ऑफ रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, winds, waves and groundwater are these are the main agent of gradation। यानी एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो ये वो सारी चीजें होती है जिनकी वजह से आपका जो सॉइल, अर्थ का जो लैंडमास है, इसके ऊपर अफेक्ट आता है। साथ ही साथ मूवमेंट आपको किन वजह से होता है? आपका जो वाटर है, ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से, विंड के मूवमेंट की वजह से, रिवर की मूवमेंट की वजह से, इन सब चीजों की वजह से आपके इरोजन जैसे फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स, जब भी ग्लेशियर्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ग्लेशियर्स आपके मूव करते हैं, आपको पता है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो स्लोली स्लोली उनका मूवमेंट होता है, जिस वजह से आपको यू शेप वैलीज बनती हुई देखने को मिलेंगी। किसकी वजह से? ग्लेशियर्स की वजह से। साथ ही साथ जो हमारी हवा होती है, विंड शेप डेजर्ट बाय इरोडिंग डिपोजिशनिंग ऑन सैंड। अब जो जो विंड्स हमारी डेजर्ट एरिया में चलती हैं, उससे भी हमारे कई सारे लैंडमार्क्स में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल
जो हमारी विंड चल रही है उस वजह से डेजर्ट में हमें सैंड ड्यून्स देखने मिलते हैं। साथ ही साथ जो विंड चली है वो इरोजन भी करती है कहां पे, डेजर्ट एरिया में। ओके, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर डिजोल्व्स रॉक सच एज लाइमस्टोन क्रिएटिंग केव्स एंड सिंकहोल्स। अब जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे लैंडमास बना रहा है, ग्राउंड वाटर की वजह से। जैसे कहीं पे लाइमस्टोन है, वो लाइमस्टोन वहां डिजोल्व हो गया, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, केव्स बनती हुई देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं, सिंक होल्स बनते हुए देखने को मिलेंगे। किस वजह से, ग्राउंड वाटर की वजह से। ओके, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, रनिंग वाटर के बारे में। अगर मैं स्पेसिफिक रनिंग वाटर की बात करूं, तो रनिंग वाटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिवर्स शेप द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब कैसे, अब जैसे कि एग्जांपल, आपकी जो रिवर है वो पहले तो आपके इरोजन करेगी, है ना। वो इस इरोडेड पार्ट को, यानी कि जो भी मटेरियल वो अपने साथ लेके चल रही है, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक जगह ले जाके उसको डिपॉजिट कर देगी। कौन, हमारी रिवर। तो ये भी मदद करती है अर्थ के शेप को रेगुलेट करने में, चेंजेस करने में। कि कौन, हमारी रिवर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी रिवर है, क्रिएटिंग वेराइटीज ऑफ लैंडफॉर्म्स अलोंग विद देयर कोर्सेज। अब जहां जहां हमारी नदी चलती है ना, उसकी वजह से आपके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अर्थ के अंदर लैंडफॉर्म्स निकल के आते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, द रिवर ऑफ्टेन फॉर्म वी शेप्ड वैली। अब वी शेप वैली कैसे बनती है हमारी, जैसे कि ये हमारी, अरे हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये वी शेप वैली आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगी। जैसे हम देखते हैं पहाड़ों में हमारी जो रिवर होती है बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो करती है, बहुत ज्यादा तेज फ्लो करती है, जिससे आपको क्या, वी शेप वैलियां बनती हुई देखने को मिलती है। कहां पे, पहाड़ों में हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं एंड रैपिड्स ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट एंड अ स्ट्रॉन्ग इरोजन फोर्स इन द मिडिल कोर्स द रिवर स्टार्ट टू meander एंड फॉर्मिंग ऑक्सबोलिक्स। अब हमें स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो रिवर है वी शेप वैली बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, क्योंकि पहाड़ों से गिर रही है। लेकिन जब हमारी जो रिवर है जब मैच्योर फेस में आती है, तो हमें देखने को मिलेगा कि वो क्या बोलते हैं, ऑक्सबोलिक, क्या बोलते हैं, मिएंडर्स बनाते हुए और ऑक्सबोलिक्स बनाते हुए देखने को मिलती है। मिएंडर जैसे हम देखते नहीं है कि हमारी रिवर ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्शन में। और ऑक्सबोलिक क्या होता है, ऑक्सबोलिक अभी आपको बताऊंगा आगे, चलो। और साथ ही साथ ऑक्सबो लेक एंड फ्लड प्लेन्स बनाते हुए देखने को मिलेंगे। एज इट लूज एनर्जी, यानी कि जैसे जैसे हमें देखने को मिलेगा कि जो रिवर्स का जो फ्लो की स्पीड है स्लो होती जाएगी। और स्लो वो कहां पे हो जाती है सबसे ज्यादा, समुद्र में मिलने से पहले। तो हमें देखने को मिलेगा एज इट लूज एनर्जी एंड बीइंग डिपॉजिटिंग सेडिमेंट इन द लोअर कोर्स द रिवर स्लो एंड फर्दर डिपॉजिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट फॉर्मिंग डेल्टास, लीव्स एंड रिविलियल फैंस। एंड हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, समय के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जैसे जैसे रिवर पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर मिलने जा रही होती है, तो उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि कई सारे सेडिमेंट्स को एक जगह लाके इकट्ठा करती है, जिसका आपको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, डेल्टास का फॉर्मेशन। जिस वजह से आपको क्या, डेल्टास का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एलुवियल फैंस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वाटरफॉल के बारे में। और डिस्कस करते हैं अबाउट वाटरफॉल। वाटरफॉल की अगर बात करूं, वाटरफॉल इज अ लैंडफॉर्म वेयर रिवर्स फ्लो ओवर द स्टीप क्लिफ्स इन अ वर्टिकल ड्रॉप क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक फॉल। अब हमें देखने को मिलेगा वाटरफॉल, हम सबने देखा है। तो वाटरफॉल हमें मोस्टली माउंटेन प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे ना, जाहिर सी बात है। माउंटेन प्लेस, जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, वहां पे हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे काफी सारे। ओके, Okay, water falls from the upper course of river where the hard rock resists erosion while soft rock below the warm away. Okay, तो हमें वाटरफॉल की वजह से हमें काफी सारे अलग अलग लैंडमार्क्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कहीं पे मान लो सॉफ्ट रॉक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कहीं नदी बह रही है, यहां पे आपकी नदी इस फॉर्म में बह रही है, आप हम लोग की रिवर इस फॉर्म में बह रही है, और यहाँ पे एक पत्थर है, और यहाँ पे इन दोनों पत्थर के बीच में एक सॉफ्ट रॉक था यहाँ पे। तो सॉफ्ट रॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब नदी यहाँ पे टकराती जाएगी, वेदर करती जाएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको तोड़ देगी। तो जिस वजह से हमें देखने को मिलेगा कि सॉफ्ट रॉक के हिस्से को तोड़ती है और हार्ड रॉक के आसपास, मतलब हार्ड रॉक को तो जाहिर सी बात से नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक जहां होगा उसको इजीली इरोड कर देगी और वहां से ले जाएगी। कौन, हमारी रिवर। ठीक है, हम्म, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ब्यूटीफुल नेचुरल फीचर्स बट ऑल्सो एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट मेकिंग दैम इंपॉर्टेंट फॉर लोकल टूरिज्म एंड इकोनॉमी। अब हमें देखने को मिलेगा जहां पे हमें जैसे जैसे सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादातर ह्यूमंस जाएंगे, देखने जाएंगे। ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता ऐसी जगह जहाँ पे पानी गिर रहा हो, झरने होते हैं पानी के,
हम जाते हैं वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, दोस्तों को स्नैपचैट भेजते हैं, इंस्टा पे स्टोरियाँ लगाते हैं, है ना? और साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट हो सकती है किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, यानी कि बिजली के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे वाटरफॉल हो रहा है, यहाँ पे आप टरबाइन लगा लो। ऐसे टरबाइन लगा दोगे, ये टरबाइन जब घूमेगी तो किसके आप करेगी? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगी। ओके? As the force with which waterfalls can be harnessed to produce electricity. In addition, they provide opportunity for recreation such as trekking and photography, often hold culture and regional significance in certain regions. Okay? अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? मिएंडर के बारे में। अब जैसे हमारी रिवर मैच्योर फेज में आती है, तो हम जब भी सैटेलाइट से किसी रिवर को देखेंगे ना मैच्योर फेज में, तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा? ये मिएंडर की वजह से जैसे जैसे रिवर का फ्लो कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा, तो रिवर ऐसे फ्लो करती जा रही है और ये धीरे धीरे यहाँ पे क्लोज आती जाएगी, रिवर शिफ्ट होती रहती है। और ये जब मिएंडर्स इतने क्लोज आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी रिवर्स ऐसे सीधी वापस हो जाती है, मतलब इतना कोर्स वापस स्ट्रेट हो जाता है, और जो वाटर बॉडीज ऐसे यू शेप की बन के निकल के आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिएंडर्स। जैसे कि यहाँ पे आपको ये मिएंडर्स छूटा हुआ देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? मिएंडर्स। ओके, गॉट इट? यानी कि a meander is a winding curves bend the middle and the lower course of river formed due to the lateral erosion and deposition. Okay. As a river flow in erodes the outer bank of bends and deposits sediments on the inner bank, gradually creating a large loops. And meanders are the important for human because the fertile soil deposit along the bank and support agriculture. अब हमें जो meanders होते हैं एक तरीके के लेक्स की तरह देखने को मिलते हैं, जो काफी फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ in addition, meandering rivers can be used for navigation and irrigation. In some cases, tourism as their scenic curves create attractive landscape. अब ये जो कर्व से जो इनका क्यों एक लेक्स बन गया, यहाँ पे एक लेक बन गया, ये एक टूरिज्म का भी पार्ट बन सकता है, क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने बना है, ह्यूमन मेड लगता है, बट ये नेचुरल फिनोमेना है किसका? फॉर्मेशन ऑफ लेक का। ठीक है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट डेल्टास। डेल्टास हमें वहां देखने को मिलते हैं जहां पे रिवर काफी स्लो हो जाती है, वो रिवर्स क्या बोलते हैं, सी एरिया में जाके मिल रही होती है, समुद्र में जाके मिल रही होती है, वहां पे हमें डेल्टास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब भी डेल्टा बनता है या डेल्टा हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, तो डेल्टा में क्या होता है, जो रिवर अपने साथ काफी सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और रिवर डेल्टा में यानी समुद्र में मिलने से पहले काफी स्लो हो जाती है, जिस वजह से डेल्टास में जो रिवर्स में जो सेडिमेंट्स है, वो सेडिमेंट्स एक जगह लाके इकट्ठा करते चले जाते हैं, और सेडिमेंट इकट्ठा होते होते आपका डेल्टास का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, delta is a landform formed at the mouth of river where flow into a sea, ocean and lakes and deposit the sediment it has carried from upstream. कहां से? रिवर जहां ऊपर से आ रही है, पहाड़ से आ रही है, वहां से जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, वो रिवर माउथ पे लाके उसको इकट्ठा कर दी। ओवर द टाइम these deposit accumulate to form fan shape and triangular area of land, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू देयर रिच एलुवियल सॉइल। अब ये जो डेल्टास होते हैं बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट। ओके, मेकिंग देम द आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्टिंग क्रॉप्स सच एज राइस एंड जूट। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग एंड मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट अ डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। अब ये डेल्टाज में आपको देखो मीठा पानी भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ खारा पानी, क्योंकि ये आपको समुद्र के पास देखने को मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे ओशन वाटर भी कभी कभार आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे आपको मिक्स डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कहां पे? डेल्टा के पास। ओके, मैनी डेल्टा सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट एंड आर द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसफर बिकॉज रिवर प्रोवाइड नेविगेबल रूट्स। However, they can also prone to flooding which affects human life. यहाँ पे आपको फ्लड्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ह्यूमंस का एक नेविगेशन के तौर पे भी यूज करा जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो ये आपके क्या है? डेल्टास। देख रहे हो ना आप, ये सब आपके डेल्टास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको। ठीक है, छोटे छोटे आइसलैंड्स बन जाते हैं डेल्टास में। ओके, फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप, ये क्या है? विश्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है।
Here you heard about Sundarban Delta. They are explore the uniqueness and find the popular with tourists. अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन में से एक है, जो आपके कब वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जो किन दो नदियों से मिलकर बना है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके, नाउ वी विल टॉक्स अबाउट वेव्स एंड करंट. अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो अर्थ का जो ऊपर मोस्ट लेयर है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं है. इट इज कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब बहुत स्लोली मूवमेंट है. लेकिन सेम चीज निकल के किसके बारे में आती है, ओशियन के बारे में. जो हमारा ओशियन है, ओशियन वाटर है, वो भी मूव करता है. वो भी मूव करता है. जैसे हमें कई सारे ओशियन करंट्स देखने को मिलेंगे, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. वो आपके पार्ट 2 में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि ये पार्ट 1 में नहीं है, इसका मेन पार्ट जो हम पढ़ेंगे डिटेल में जाके पार्ट 2 में पढ़ेंगे. तो वेव्स एंड करंट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशियनिक सरफेस. दे वर्क इन कोस्टल एरियाज एंड रीशेप द लैंड अलोंग द कोस्टल जोन. ये कहां पे हमें कोस्टल जोन के या कोस्टल जोन के आसपास के जो लैंडफॉर्म है उसको शेप करते रहते हैं, उसको बदलते रहते हैं. कौन, हमारी ओशियनिक करंट एंड वेव्स. The action of waves and current creates a range of landforms along the coastline such as beaches, sandbars, and sea cliffs and sea caves, arches and stack. ये कई सारे लैंडफॉर्म्स का इनका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, किस वजह से, ओशियनिक करंट से. एग्जांपल बीचेस, सैंडबार्स, सी क्लिफ्स, सी केव्स, आर्चेस एंड स्टैक्स. इसके बारे में आपको एनसीईआरटी बताती है कि आप मेनली पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. बट यहां पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अर्थ के जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं. तो वो सारी चीजें हम देख रहे हैं. तो एक फॉर्मेशन आपको किस वजह से देखने को मिलेगा, ओशन करंट एंड वेव्स की वजह से. तो जिस वजह से आपको एनसीईआरटी यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका ग्लिम्स देती है. अ बीच इज अ लैंडफॉर्म मेड अप ऑफ सैंड, पेबल्स एंड रॉक अलोंग द शोर लाइन ऑफ सी. अब बीच क्या है, हमने सबने बीच देखा है, गोवा एक बीच है, हम मजे करने जाते हैं बीच पे, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं. तो हमें बीचेस में देखने को मिलेगा कि क्या एक शो लाइन हमें सी से लगी हुई देखने को मिलेगी. ओशियन के आसपास, लेक के आसपास हमें बीच देखने को मिलते हैं, क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव्स. अब जो सेडिमेंट जो वेव्स लेकर आती है, हम देखते हैं कि बीच पे कई पानी की वो आती है, लहर आती है, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, बीच पे डिपॉजिट करती है, जिससे आपके बीचेस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा. Beaches are constantly shaped by waves action, tides and currents which move and deposit material along the coast. For humans, beaches are popular tourist destination for relaxation, swimming and recreation, which boosts the local economy. Beaches also provide fishing area and some coastal communities rely on them for collecting sands and shells. Okay. तो ये सब आपको देखने को मिलेगा. बीचेस का फॉर्मेशन किस वजह से, आपके ओशियन करंट्स की वजह से यहाँ पे आपको बीचेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. यहाँ पे सेडिमेंट्स आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जिससे आपको बीचेस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है. अब हम अगर मैं बात करूं, कोस्टल इरोजन अकर व्हेन वेव्स, टाइड्स एंड करंट वेयर अवे एंड द लैंड अलोंग द कोस्ट क्रिएटिंग ए यूनिक लैंडफॉर्म. सम लैंडफॉर्म ऑफ कोस्टल इरोजन इंक्लूड क्लिफ्स और वेव्स कट प्लेटफॉर्म, केव्स, आर्चेस एंड स्टैक्स. अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बीचेस की वजह से, इन पानी की वजह से, हमें ओशन करंट की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंड मासेस का फॉर्मेशन निकल के आता है. फॉर एग्जांपल जैसे क्लिफ्स. अगर मैं क्लिफ्स की अगर स्पेसिफिक आपसे बात करूं, या फिर क्लिफ या आर्च की बात करूं कि आर्चेस क्या होते हैं. आर्चेस फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हो, ये नंबर 2 आर्चेस, ये जमीन का कोई हिस्सा देख रहे हो जिसके अंदर से, फॉर एग्जांपल ये कोई पत्थर है. अब ये पत्थर में यहाँ पे कोई आपका सॉफ्ट रॉक था, पानी की वजह से इरोड हो गया, तो ये आर्चेस बन जाते हैं, है ना. आर्चेस के साथ साथ आपको देखने मिलेंगे सी स्टैक. क्या देखने मिले, सी स्टैक. जब आप समुद्र में देख रहे हो, ये क्या है, ये सी स्टैक है. समुद्र में देखते हो एक पत्थर बड़ा सा एकदम लंबा सा पोल की तरह खड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी स्टैक. ओके. सी स्टैक आइसोलेटेड पिलर ऑफ रॉक लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द आर्चेस कोलैप्स. अभी जो आर्चेस है, फॉर एग्जांपल ये आर्चेस अगर यहां से टूट जाता है, तो ये सी स्टैक यहां पे खड़े हुए देखने को मिलते हैं. ठीक है. These landform not only shape the coastal landscape but also influence the human activity. इन लैंडफॉर्म की वजह से हमें ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा. ऐसे कई सारे सुंदर सुंदर सी स्टैक हैं जिनको लोग देखने आते हैं, जो टूरिज्म में वर्क करता है. यानी कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म वाइल अदर में नीड कोस्टल प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड द सेटलमेंट. और हमें कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन देखने को मिलेगा जो कोस्ट को गार्ड करेंगे, साथ ही साथ कोस्ट के एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन भी निकल कर आती है. ओके.
अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लेशियर्स। थोड़ा बहुत ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं कि ग्लेशियर्स कैसी चीजें होती हैं। अगर ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर्स मोस्टली आपको माउंटेन रीजन्स में टॉप पे देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि माउंटेन प्लेसेस पे, जैसे मैंने आपको कभी आपने देखा कि जब भी हम माउंटेन प्लेसेस पे घूमने जाते हैं तो हमें वहां पे काफी ठंडा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। पर वहीं अगर मैं बात करूं कि क्यों ना हम लोग गोवा जाएं, तो गोवा में आपको कभी ऐसे ठंडा क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे इससे समझ में आता है कि आप अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? ग्लेशियल इरोजन अकर्स व्हेन ग्लेशियर स्लोली मूव ओवर द लैंड कैरिंग द शेपिंग ऑफ लैंडस्केप। कॉमन लैंडफॉर्म्स मेड फ्रॉम द ग्लेशियर इरोजन इंक्लूड यू शेप वैली फॉर्म एज अ ग्लेशियर्स वाइट विद अ डीपन रिवर वैली। अब जैसे कि ग्लेशियर से फॉर्मेशन होने वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जब ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है। अब ग्लेशियर्स का मूवमेंट कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कहीं बढ़ा हल्का सा, ग्लेशियर्स पिघले, तो उस वजह से ग्लेशियर्स का आपको हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलता है, जिस वजह से आपके कई सारे अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यू शेप वैली बन जाना, जहां जहां से ग्लेशियर जा रहा है वहां पे यू शेप वैली बन जाना। ओके, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यू शेप वैली, क्रिक्स, अ बाउल शेप डिप्रेशन एट द हेड ऑफ ग्लेशियर। अब जैसे कि यहाँ पर क्रिक्स क्या होता है, यानी क्रिकिस, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको दिख रहा है, एक डिप्रेशन सा बन जाना। जैसे कहीं ग्लेशियर होगा जब बहुत सालों से, और वहां से जब ग्लेशियर जाएगा तो एक डिप्रेशन बन जाता है क्रिक्स जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और दूसरा क्या निकल क्या है? एरिटीज, शार्प रिजेस बिटवीन वैली। एरिटीज क्या होता है? शार्प रिजेस देखने को मिलती है आपको, दो ऐसी ये रिज दिख रही है दो वैलीज के बीच में। इसको हम, ये किस वजह से बनता है? ये भी ग्लेशियर की वजह से। और दूसरा हैंगिंग, दूसरा क्या होता है आपका? हैंगिंग वैली, विच अकर वेयर स्मॉल ग्लेशियर मीट लार्ज वन। हैंगिंग वैलीज क्या होती है? जहां पे आपके छोटे ग्लेशियर्स बड़े ग्लेशियर से आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हैंगिंग वैलीज। दूसरा निकल के आया आपका fjords, a deep narrow inlets created when the sea floors glacial valley. These landforms are important for humans several ways. For example, U-shaped valley creeks often provide tourist attraction. अब ये भी एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वर्क करता है, जहां पे लोग आते हैं घूमने, फॉर ट्रैकिंग। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, स्कीइंग और माउंटेनियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। fjords are used for harbors and fishing, while some valleys are fertile ग्लेशियल सॉइल सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका क्या है, ये यू शेप वैली का फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो नंबर 2 है। ये क्या है? ये एक यू शेप वैली नहीं दिख रही हमें? ये किसकी वजह से मिली है? ग्लेशियर के फॉर्मेशन की वजह से। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हैंगिंग वैली। क्या ये आपका एक हैंगिंग वैली के तौर पे देखा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिखा रहा है? यहाँ पे ग्लेशियर का मूवमेंट की वजह से आपके यहाँ पे ये यू शेप वैली फॉर्म्ड हुई है। ओके, अब अगर हम बात करें मोराइन के बारे में, मोराइंस, चलो मोराइंस के बारे में बात करें। मोराइंस आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रीज। अब मोराइंस क्या होता है? मोराइन एक तरह के लैंडफॉर्म्स हैं जो किसकी वजह से बने हैं? डिपोजिशन की वजह से। किसकी डिपोजिशन की वजह से? रॉक, सॉइल एंड डेब्रीज, पत्थर, मिट्टियां और इन सब की डिपोजिशन की वजह से मोराइन जैसे लैंडफॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं, कैरिड अलोंग एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर्स। यानी कि ये ग्लेशियर के साथ चलते हैं और उसी के साथ थोड़े टाइम बाद वापस पीछे रह जाते हैं, जिससे हमें मोराइन का फॉर्मेशन देखने मिलता है। They are formed when glaciers melt and deposit the material it has eroded from land. Okay, ये हमें किससे बनते हैं? These are formed by the deposition of material and the eroded material left behind by the आपके ग्लेशियर्स के द्वारा। There are different types of moraines, laterite moraines, आपके थर्मिनल मोराइंस एंड मेडिवल मोराइंस। हमें डिफरेंट कैटेगरीज में मोराइन के मटेरियल देखने मिलेंगे, कौन कौन से? लेटराइट, थर्मिनल एंड मेडिवल मोराइंस। ओके, अगर स्पेसिफिक मैं यहाँ पे आपसे बात करूं लेटरल मोराइंस के बारे में, विच फॉर्म्स अलोंग द साइड ऑफ ग्लेशियर्स, हमें कहां पे देखने मिलेंगे? ग्लेशियर्स के साइड में। थर्मिनल मोराइंस की बात करूं तो फॉर्म एट द एंड ऑफ ग्लेशियर्स मेकिंग द फर्दर्स्ट एडवांस। और दूसरे होते हैं आपके मेडियल मोराइंस, फॉरवर्ड व्हेन टू ग्लेशियर्स मीट एंड द लेटरेट्स मोराइन जॉइन द मिडल। जब दो ग्लेशियर्स आपस में मिलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? मेडियल मोराइंस का फॉर्मेशन। यानी कि मोराइंस जैसे लैंडफॉर्म से हमें बनते हुए देखने को मिलेंगे, किसी वजह से? ग्लेशियर्स की वजह से। ओके, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? विंड इरोजन के बारे में, कि विंड से कैसे इरोजन होता है। फॉर एग्जांपल, क्या विंड, एक हवा, हवा कैसे इरोजन कर सकती है? सर मैं समझाता हूं। आपकी जो हवा है, हवा कुछ ऐसा बहुत पानी की तरह तो हैवी होता नहीं कि सामान भी जैसे दूसरी जगह ले जाए।
लेकिन हवा से जो इरोजन होता है वो द पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्लोली स्लोली आप लोग को देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई था हमारा एक रॉक। ओके, अब इस रॉक के बीच में आपको एक पत्थर देखने को मिलता है यहां पे देखो ये पूरा एक पत्थर है, लेकिन यहां पे आपका क्या था, एक सॉफ्ट रॉक था। यहां पे आपका क्या था, एक सॉफ्ट रॉक था। अब जैसे विंड यहां पे जब चलेगी, जब यहां पे हवा चलेगी, तो हवा इस पूरे एरिया को डिस्प्लोज नहीं करेगी, मतलब डिस्प्लेस नहीं कर देगी। धीरे धीरे आपकी जैसे सैंड चल रही है, जो हवा चल रही है, वो इस एरिया को डिस्प्लेस करती चली जाएगी, जिस वजह से आपको एक दूसरा एक लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन निकल के आएगा कि ये पूरा एरिया जो है ये मिट जाएगा हवा की वजह से, है ना। ये जो बीच में जो एरिया है जहां पे आपका क्या, जहां पे आपका सॉफ्ट रॉक था, वो पूरा किसके, हवा की वजह से हट जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा लैंडमास का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो सेम चीज की अगर मैं बात करूं तो विंड इरोजन की अगर मैं बात करूं, विंड इरोजन अकर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड पिक अप एंड कैरी अवे द लूज पार्टिकल। जैसे मैंने आपको क्या बात कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जब आती हैं तो लूज पार्टिकल को लेके चली जाएंगी, जैसे लूज रॉक को वेदर्ड कर देंगी वो, है ना। एंड सैंड एंड सॉइल ग्रेजुअली शेपिंग द लैंडशेप, दिस प्रोसेस इज क्रिएट सेवरल डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स सच एज यार्डंग्स। यार्डंग्स कौन होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, यार्डंग्स। ये जो ऐसा लैंडफॉर्म आप देखते हो ना, ये क्या है, यार्डंग्स। वेयर stream streamlined rock ridges carved by wind and vertifacts which are rock polished and shaped by sand blasting। अब देखो क्या होता है, अब यहां पे देखो, ये आप देख रहे हो यार्डंग्स। अब यहां पे मान लो यहां पे भी पूरा एक पत्थर होगा बीच में, लेकिन यहां पे ये वेदर्ड क्यों हो गया, बिकॉज यहां पे जो हवा चल रही थी यहां पे सॉफ्ट रॉक होगा, जिस वजह से ये आपको वर्टिकल शेप में देखने को मिलता है, क्या, यार्डंग्स का फॉर्मेशन। यहां पे 2 नंबर, यहां बीच में आपकी ऐसे हवा चल रही होंगी। ओके, और ये सारे आपके क्या जो बचे रह गए, ये कहते हैं आपके हार्ड रॉक्स। ओके, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो हवा की वजह से आपकी यहाँ पे ओआसिस बनने देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, रेगिस्तान में, जो एज अ वर्क करते हैं कि यहाँ पे वाटर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ओआसिस यानी कि बीच, यानी डेजर्ट का कोई एरिया जहाँ पे बीच में सडनली क्या बोलते हैं आपको, सैंड हट जाए और वहां पे और एक हॉलो स्पेस बन जाए जहाँ पे पानी जाके इकट्ठा हो, और आपके क्या, ओएसिस का फॉर्मेशन, यानी हॉलोज एंड ब्लोन आउट, अ शैलो डिप्रेशन फॉर्म वेयर लूजेस मटेरियल इज रिमूव एंड डेजर्ट pavement, flat surface left behind after finer particles and blown away. These landforms are important for humans. They influence settlement pattern and agricultural arid region and vegetation gardens attract tourists and geologists. अब जैसे कि ये जो आपके ओआसिस है, ये आपकी ह्यूमन सेटलमेंट की एक प्लेस बन जाती है, बिकॉज यहाँ पे जब पानी का वो हो जाएगा, यहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, जब यहाँ पे जमीन नहीं रहेगी, यहाँ पे सैंड मिट्टी हट जाती है, जहाँ पे पानी अकुमुलेट हो जाता है, जिस वजह से आपको इसके आसपास का रीजन थोड़ा फर्टाइल हो जाता है, जहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर जाते हैं। साथ ही साथ जो यार्डन जो जैसी जगह होती है, जो मैंने आपको दिखाई थी बड़ा की, ये टूरिस्ट स्पॉट का काम करती है। ओके, उसके बाद अगर बात करी जाए ड्यून्स के बारे में, जैसे कि आपको मैंने बताया हवा की फॉर्मेशन वैसे, जैसे हम रेगिस्तान में से ड्यून्स देखने को मिलते हैं ना, रेत के टीले जो हम बोलते हैं जिनको। तो अगर हम ड्यून्स की बात करें, ड्यून्स आर हिल और रिजेस ऑफ सैंड फॉर्म बाय द विंड एंड डेजर्ट एरियाज। अब ड्यून्स हमें कहां पे देखने मिलेंगे, डेजर्ट एरिया में देखने मिलेंगे, किसकी वजह से बनते हैं, हवा की वजह से। ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्यून्स इंक्लूडिंग ब्रांचिंग ड्यून्स which are crescent shape and form in the area with a limited sand and a single wind direction। दूसरे होते हैं हमारे longitudinal dunes which are long ridge formed by parallels and preventing wind। और दूसरे तीसरे हमारे क्या होते हैं, स्टार विंड्स। और हमारी कैटेगरीज निकल के आती हैं किसमें, ड्यून्स में। एक होते हैं हमारे पैराबोलिक ड्यून्स। तो इन सारी कैटेगरीज को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, बर्चिन ड्यून्स, अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये सारे आपके क्या, डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स से जो आपके डेजर्ट में बनते हैं, किसकी वजह से, विंड की वजह से। जैसे कि आपकी यादंग्स मैंने बात करी, मैंने ओआसिस की बात करी, मैंने ड्यून्स की बात करी, हमने तीनों कैटेगरीज को समझ लिया है। अब आगे हम आए तो हमारा अब यहाँ पे क्या निकल के आता है, अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर की वजह से कैसे आपके जमीन में चेंजेस निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड वाटर में जैसे कहीं
कोई जगह है जहां पे आपको लाइमस्टोन पत्थर देखने को मिलता है, अब उस जगह पे जब आपका पानी से वो लाइमस्टोन रिएक्ट करेगा तो लाइमस्टोन आपका वेदर्ड हो जाएगा, जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जब वो लाइमस्टोन वेदर्ड हो गया तो वहां पे एक हॉलो स्पेस बन जाएगी, खाली जगह बन जाएगी, जिस वजह से आपको एक क्या अंडरग्राउंड वाटर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंडफॉर्म्स बनेंगे, गुफा बन जाती है पानी के अंदर। ओके, तो अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात करूं तो अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन द एरिया ऑफ लाइमस्टोन एंड सॉल्युबल रॉक्स जो पानी से मिल जाते हैं, creates a unique landform called karst topography through chemical weathering and erosion। इंपॉर्टेंट है, कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है? जो लैंडफॉर्म्स आपका किस वजह से, वाटर की वजह से और अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बन जाए और सॉल्युबिलिटी यानी कि लैंडस्टोन के डिसॉल्व होने की वजह से बने, उसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी। कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड्स केव्स। अब जैसे इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया केव्स, केव्स यानी कि हॉलो स्पेस फॉर्म बाय एसिडिक वाटर डिसॉल्व रॉक। दूसरा आपका क्या निकल के आया? स्टैलिसाइट्स। क्या निकल के आ रहा है? स्टैलिसाइट्स। स्टैलिसाइट्स क्या होता है? आप देखते नहीं हो कि कोई गुफा है, जैसे कोई गुफा है उसके अंदर से ऐसे आप देखते हो एक लंबी लंबी नुकीली नुकीली सी चीजें लटकती हैं, पानी के साथ फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैलिसाइट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टैलिसाइट्स। अभी आपको चल के दिखाऊंगा। उसके बाद आपको क्या निकल के आता है? स्टैल स्टैलमाइट्स। स्टैलमाइट्स क्या होता है? फॉर्मेशन राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव। अब जैसे आपके क्या होते हैं? स्टैलिक, जो आपके स्टैलिसाइट्स होते हैं ये आपके गुफा के ऊपर से लटकते हैं, और जो आपके होते हैं कौन? स्टैलिग्माइट्स, ये आपके गुफा के नीचे से ऐसे निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें बनती हैं आपके क्या? ग्राउंड वाटर की वजह से। एक आपका निकल बन जाता है क्या? सिंक होल्स। सिंक होल्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्टेलिसाइट्स। स्टेलिसाइट्स क्या होते हैं? जो आपके ऊपर से ये आप केव यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ क्या, जैसे यहाँ पे कहीं मान लो लाइमस्टोन होगा, ग्राउंड वाटर की वजह से ये सारा रिमूव हो गया, यहाँ पे आपका स्टेलिसाइट्स बना। स्टेलिसाइट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ पिलर्स देखने को मिलते हैं ऐसे एकदम ऊपर से नीचे कनेक्टेड, और एक पूरी केव है, ये क्या है? पूरी गुफा है। गुफा के अंदर आपको स्टेलिग्माइट, स्टेलिग्माइट समझ रहे हो? ये जमीन के नीचे से जो बन रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेलिग्माइट। और ये हमारा क्या है? केव माउथ। क्या है हमारा? गुफा का केव माउथ। और साथ ही साथ हमें ऐसे कई सारे सिंक होल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, किस वजह से? ग्राउंड वाटर की वजह से। ओके, तो ये सारी चीजें फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? आपका ग्राउंड वाटर की वजह से। ओके, अब हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर। क्या देखने जा रहे हैं हम? लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर। There are several disasters associated with different landforms that commonly occur around us. For such disaster presented below, कुछ है आपके कई सारे आपके डिजास्टर होते हैं इन लैंडफॉर्म की वजह से। आइए जानते हैं सभी डिजास्टर के बारे में, कौन कौन से डिजास्टर आपकी एनसीईआरटी बताती है। लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो हम सब ने सुना है, हम सब भी जानते हैं कि पहाड़ों के रीजन में आपको लैंडस्लाइड जैसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पहाड़ी एरिया, कोई स्लोप है, पहाड़ में हमें ऐसे स्लोप देखने को मिलते हैं। अब इस स्लोप में मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो बारिश हम देखते हैं कि पानी की वजह से मिट्टी थोड़ा सा लूज हो जाती है, मिट्टी लूज हो गई। अब जब मिट्टी लूज हो गई, यहाँ पे स्लोप है, नीचे ग्रेविटी वर्क कर रही है, जिस वजह से आपका सडन फिनोमेना देखने को मिलेगा। क्या? मिट्टी का नीचे ढह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। सेम चीज आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी बताती है। लैंडस्लाइड आर कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर दैट मेक स्लोप्स अनस्टेबल। Heavy and continuous rainfall is one of the main natural cause as water seeps into the soil and increasing their weight, reducing the friction. Earthquakes, एक earthquake phenomena भी होता है, sudden shaking of earth की वजह से भी हमें लैंडस्लाइड जैसे phenomena देखने को मिलते हैं। साथ ही स्टीप स्लोप एंड द प्रेजेंस ऑफ लूज वेदर रॉक फॉर द इंक्रीज द रिस्क। अब हमें क्या देखने को मिलेगा? कि प्रेजेंस ऑफ स्लोप, अब आपका स्लोप ज्यादा है जिस वजह से आपके लैंडस्लाइड होने के फिनोमिना यानी कि चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लैंडस्लाइड को भी डिस्कस करा। अब लैंडस्लाइड के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या निकल के आता है? एवलेंचेस। एवलेंचेस सेम आपकी किसकी तरह? लैंडस्लाइड के उतर होते हैं। लैंडस्लाइड में आपकी मिट्टी नीचे जाती है, एवलेंचेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्नो नीचे आती है सडनली पहाड़ों से। फॉर एग्जाम्पल आपके पहाड़ों के एरिया में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्नो पिघलेगी, स्नो पिघलेगी जिससे आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा और आपका सडनली एक स्नो का बड़ा सा हिस्सा जमीन से पहाड़ों से नीचे आई गिरेगा। क्या उसको क्या बोलते हैं हम? एवलेंचेस। सेम चीज आपकी एनसीईआरटी बताती है, इसको आप रीड आउट कर लेना। और दूसरा आपका निकल के आता है क्या? ग्लोब्स। क्या निकल के आता है? ग्लोब्स। अब ग्लोब्स क्या होता है? ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसमें आपको क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अब कोई ग्लेशियर है, उसकी मेल्टिंग हुई, उस मेल्टिंग की वजह से सडन मूवमेंट ऑफ दैट ग्लेशियर की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं? ग्लोव्स जैसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या? डस्ट स्टोर्म। डस्ट स्टोर्म आपको कहां? डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा। कहां पे? डेजर्ट प्लेसेस पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी जो रेत होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत ज्यादा कैसी देखने को मिलती है आपको? लूज। जिस वजह से जब भी हवा चलेगी, हवा की मूवमेंट से आपको क्या देखने को मिलता है? आपको
डस्ट स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। जैसे हम कभी आसमान में देखते हैं ना, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, वो किस वजह से होती है? कि वो लूज मिट्टी को उड़ाता है हवा, और वो एज ए डस्ट स्टॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। वो काफी हार्मफुल भी होता है क्योंकि इसमें विजिबिलिटी बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, एंड इसी के साथ हमने सारे फिनोमेना जो जो हो सकते थे, हमने एवलेंचेस देखा, अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो फ्रॉम माउंटेन स्लोप, हमने लैंडस्लाइड देखा, द स्लाइड डाउन ऑफ मास ऑफ अर्थ रॉक एंड डेब्रिस, हमने ग्लोफ्स को समझा, ग्लोफ इज अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ऑफ फ्लोड हमने जाना, हमने डस्ट स्टॉर्म को देखा, हमने सारे फिनोमेना को समझा। और इसी के साथ हमें समझ में आता है कि जो अर्थ का सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू पावरफुल फोर्सेस वर्किंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेनेट। हमें कई सारी फोर्सेस देखने को मिली। हमने मेनली अगर देखा जाए, हमने कुछ फोर्सेस देखी जो आउटसाइड से लग रही हैं, बाहर से लग रही हैं, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। एग्जाम्पल हमने देखा विंड स्टॉर्म, हवा, पानी, नदियां, ये सब अर्थ को चेंज करती है क्या? ऊपर से। और जमीन के अंदर से जैसे कन्वेंशनल करंट जैसे कुछ फिनोमिना होते हैं जो अर्थ को अंदर से चेंजेस कर रहे हैं। तो हमने देखा the internal force such as earthquake, volcanic eruption, folding and faulting creates mountain, valley and ocean basins, while the external forces like weathering, erosion and deposition slowly wear them and down and reshape them. Together, these natural processes give the rise to the diverse landform we see today. इस वजह से आपके काफी डाइवर्स लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, विद दैट आज की क्लास में हमने जितनी चीजें हो सकती थी हमें सारी पढ़ी, और विद दैट आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड एंजॉय योर जर्नी। जय हिंद, बाय।